हाय एवरीवन। आज से हम लोग बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का संभावित प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे वो सब प्रश्न आपको बताई जाएगी जिसका यहाँ पे चांस होगा कि वह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो सीरीज चलेगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी कारण इस सीरीज को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि टोटल आपका 10 क्लास आएगा इस सीरीज को लेकर, जहां पे आपको प्रत्येक क्लास में 40 एमसीक्यू प्रश्न बताया जाएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न रहने वाला है। एंड टोटल हम लोग 10 क्लास करेंगे, जिसमें आपको टोटल 40 इंटू 10 यानी कि 400 प्रश्न कराया जाएगा। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य यह रहने वाला है कि आप तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पहुंच जाए एंड साथ साथ आपका यहाँ पे जो है जितना भी थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है सभी चीज़ का रिवीजन जो है वो होता हुआ चले। ठीक है। एंड आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कैसा पूछा जाता है, किस लेवल का पूछा जाता है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पे सभी सवालों को पिक किया गया है, सभी सवालों को बनाया गया है। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो आपका ये है कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो टीचिंग प्रोसेस है, जो आपको पढ़ाया जाता है, कुछ भी सिखाया जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। विद्यार्थी जो है अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है। ठीक है। आपको कुछ ऐसा करना है ताकि बच्चे में जो वो सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगा, बच्चे रचनात्मक प्रवृत्ति के होंगे। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखना, सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, तीसरा केवल परीक्षा पास करना। तो ये आपका एक नैरो थिंकिंग हो जाएगा, संकीर्ण सोच हो जाएगा। एंड ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑप्शन है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सूचना देना बिल्कुल नहीं, शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य में ये नहीं आता है। अनुशासन बनाए रखना ये भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है आपका एक प्रभावी शिक्षक की मुख्य विशेषता क्या होती है। इफेक्टिव टीचर का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है। कठोर अनुशासन, कभी भी आपका टीचिंग प्रोसेस में ये नहीं कहा जाता है कि एक टीचर को यहाँ पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। ये आपका एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है प्रेरणादायक व्यक्तित्व। बिल्कुल एक टीचर के पास जो है वो प्रेरणादायक पर्सनालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका केवल पुस्तकीय ज्ञान एंड केवल उपदेश देना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था केवल शब्द आया है, एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये आपका एक नैरो थिंकिंग है, संकीर्ण विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, इसके लिए मैंने आपको टैग वर्ड का क्लास प्रोवाइड कराया है। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, इससे आप बहुत सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, शिक्षण विधि का चुनाव किन कारकों पर निर्भर करता है। शिक्षक की योग्यता पर, विद्यार्थियों की संख्या पर, पाठ्य सामग्री का प्रकार, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। जब एक टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ाता है तो यहाँ पे बहुत सारे बातों को ध्यान में रखा जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग ये जो टीचर है अपना शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड जो है अपनाता है। ठीक है। जिसमें आपका शिक्षक की योग्यता हो गया, विद्यार्थियों की संख्या, पाठ्य सामग्री का प्रकार, सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ पे जो है टीचिंग मेथड को अपनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है कक्षा प्रबंधन, क्लास मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को अनुशासित करना, अनुशासित होना चाहिए, लेकिन अगर आगे ऑप्शन देखें तो कक्षा में सीखने का अनुकूल वातावरण बनाना, ये ऑप्शन भी सही है। छात्रों को चुप रखना, देखिए एकाएक छात्रों को आप चुप नहीं करा सकते। केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, केवल वर्ड आ गया, ये आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षा का कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता है कि केवल जो है परीक्षा का तैयारी करना, तो ये आपका सी और डी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। लेकिन
दो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है वो सही लग रहा है, लेकिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या सिलेक्ट करना होता है, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, यानी कि 2-3 ऑप्शन भी आपको दे रखा होता है, लेकिन आपको जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा। तो ये आपका बी वाला सही हो जाएगा कि कक्षा में सीखने का अनुकूल वातावरण अगर प्रोवाइड कराया जाए तो वो आपका कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य को यहाँ पे परिपूर्ण करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल अंक देना, बिल्कुल नहीं। छात्रों को डांटना, तो मैंने आपको बताया था शिक्षण प्रक्रिया में डांटना, फटकारना, इग्नोर करना, ये सब निषेध है, ये सब आप कभी भी नहीं कर सकते। छात्रों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना, फेल या पास करना, तो ये भी एक नैरो थिंकिंग है, छोटी सोच है, तो ये आपका ऐसे ही नेगेटिव हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के विकास और सीखने की प्रगति मापना। ठीक है, मूल्यांकन ऐसा किया जाए ताकि छात्रों का ओवरऑल डेवलपमेंट का पता चल सके कि छात्र कितना सीख रहे हैं, उनका विकास कितना हो रहा है, वो किस गति से सीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ जो है वो यहाँ पे मूल्यांकन के थ्रू मापा जाना चाहिए। चलिए छठा सवाल है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। देखिए, रटने वाला शब्द जहां कहीं भी दिखेगा वो आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी शिक्षण प्रोसेस में आपको रटने को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सिर्फ शिक्षा, सिर्फ उच्च शिक्षा पर ध्यान देना। सिर्फ ये वर्ड आपका क्या है, केवल, केवल जैसा ही है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षा को कठिन बनाना, तो ये तो आपका उल्टा दे रखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समग्र और बहुविषयक शिक्षा को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, एनईपी 2020 का ये बात जो है वो कहा गया है। सक्रिय अधिगम का क्या अर्थ है, एक्टिव लर्निंग का अर्थ क्या है। शिक्षक ज्यादा बोले और छात्र सुने, बिल्कुल भी नहीं। शिक्षण प्रोसेस में क्या होता है, दोनों का भागीदारी होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों सक्रिय रहें, दोनों मिलजुल के यहाँ पे चीज़ों को सीखें, छात्र स्वयं अनुभव से सीखे, बिल्कुल सही बात है। सक्रिय अधिगम में क्या होगा कि छात्र यहाँ पे सक्रिय होगा, एक्टिव होगा। अगर वह स्वयं अपने अनुभव से सीखेगा, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, तो यहाँ पे छात्र जो है वो ज़्यादा एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। केवल किताब पढ़ना, सिर्फ परीक्षा की तैयारी करना, ये दोनों आपका नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। वैसे भी वर्ड से आप पता लगा सकते हैं, केवल और सिर्फ यहाँ पे आपको देखने को मिला है, जो कि आपका नैरो थिंकिंग को बढ़ावा देता है, एक छोटी सोच है, एंड ये आपका गलत हो जाएगा। आठवां, सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। छात्रों को नया सोचने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल करना चाहिए। छात्रों को रटने के लिए कहना, रटने के लिए अगर कह देंगे तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं आएगा। केवल पुस्तक आधारित शिक्षण करना, इससे भी आपका क्रिएटिविटी का विकसित नहीं होगा। कक्षा में सख्ती बरतना यानी कि स्ट्रिक्ट पालन करना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना, तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गैर औपचारिक शिक्षा, मैंने आपको शिक्षा का टाइप्स में 3 तरह का शिक्षा बताया था। आई होप कि आपने उस क्लास को देखा होगा। तो गैर औपचारिक शिक्षा का उदाहरण कौन सा है। विद्यालय में शिक्षा, ये तो आपका औपचारिक हो जाएगा। विश्वविद्यालय में शिक्षा, ये भी आपका औपचारिक हो जाएगा। स्कूल की परीक्षा औपचारिक, यूट्यूब से सीखना, ये आपका गैर औपचारिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षक को छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए क्या करना चाहिए। केवल परीक्षा लेना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस। छात्रों से संवाद करना और उनकी कठिनाइयों को समझना, बिल्कुल सही बात है। केवल होमवर्क देना, पढ़ाने के बाद तुरंत नया टॉपिक शुरू कर देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आसानी से आप टिक कर सकते हैं। 11th है आपका निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। सिर्फ परीक्षा लेना, बिल्कुल नहीं। छात्र के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, ये आपका सही हो जाएगा। CCE का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो छात्र के ओवरऑल डेवलपमेंट का यहाँ पे इवैल्यूएशन करे, मूल्यांकन करे। केवल लिखित परीक्षा देना, रटन प्रणाली को बढ़ावा देना, तो देखिए रटने वाला बात आ गया, केवल वर्ड आ गया, सिर्फ आ गया, तो ये सब नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा।
नेक्स्ट है शिक्षा में आईसीटी यानी कि सूचना एवं संचार तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पढ़ाई को आसान और रोचक बनाना बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है। शिक्षकों की जगह लेना नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का जगह लेना बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षक के द्वारा ही इस चीज़ का उपयोग किया जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि आईसीटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की जगह लेना है। केवल वीडियो दिखाना नहीं, आईसीटी में आपका बहुत कुछ जो है वो आ जाता है, केवल वीडियो दिखाना यहाँ पे नहीं है। केवल ऑनलाइन परीक्षा लेना, ये तीनों आपका नेगेटिव है, गलत ऑप्शन है। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ज़्यादा एक्यूरेट आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ई लर्निंग का क्या अर्थ है। ई लर्निंग का क्या अर्थ है। पारंपरिक शिक्षण यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेडिशनल टीचिंग क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो थ्योरी वाला क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। केवल किताबों से पढ़ना, मौखिक शिक्षा, तो केवल मौखिक शिक्षा हो गया, केवल किताबों से पढ़ना, तो ये सब तो आपका लिमिटेड है, एक छोटी सोच है, नैरो थिंकिंग है, ये सब आपका गलत हो जाएगा। ई लर्निंग का एक्चुअल मीनिंग होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीखना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मैंने 3 टाइप का एजुकेशन आपको बताया था, प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा एंड समावेशी शिक्षा। तीनों का अलग अलग क्लास प्रोवाइड कराया है एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखने को जरूर मिलेगा। बालक के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना, तो बाल केंद्रित शिक्षा का मेन मकसद क्या होता है कि ऐसा शिक्षा देना जो पूर्ण रूप से बालकों के ऊपर हो, यानी कि बालक को केंद्र मानकर जो है वो उनको शिक्षा दिया जाए, जिसमें बालक के रुचि, योग्यता, क्षमता सभी को ध्यान में रखा जाना चाहिए एंड कुछ ऐसा शिक्षा देना चाहिए जिसके कारण बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, चाहे उसमें उसका मानसिक विकास आ जाए, बौद्धिक विकास, चारित्रिक विकास या कोई भी विकास क्यों ना हो, सारा विकास वहाँ पे जो है वो शामिल होना चाहिए, चाहे सामाजिक विकास हो। तो ओवरऑल कहा जाए तो बालक के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने की बात जो है बाल केंद्रित शिक्षा कहती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल परीक्षा उत्तीर्ण कराना, तो ये गलत है। शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाना, शिक्षक के बारे में बात नहीं कहती है। बाल केंद्रित शिक्षा पूर्ण रूप से बालक के ऊपर डिपेंड करती है। पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, ये सब आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। आगे है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसको हम लोग जीन पियाजे के नाम से भी जानते हैं। 16 व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रयोजना पद्धति के निर्माता। प्रयोजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड का खोज किसने किया था। तो किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट मेथड का खोज किया गया था। टीचिंग मेथड वाला क्लास में मैंने आपको ये चीज़ बताया था एंड जितना भी इम्पोर्टेंट टीचिंग मेथड था जहाँ से सवाल आया है एंड आ सकता है, उसका क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों एवं प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए भारत के संविधान में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा कक्ष में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं। तो देखिए, कक्षा कक्ष में अगर कम्युनिकेशन के बारे में बात की जाए तो हम लोग लिखकर भी अपने ज्ञान को, अपने विचार को जो है वो एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं टीचर के साथ या अन्य स्टूडेंट्स के साथ। मौखिक के जरिए भी करते हैं, सांकेतिक के फॉर्म में भी करते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों आपका कम्युनिकेशन का एक तत्व है या फिर स्वरूप है, जिसके माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। अगला सवाल है आपका कि प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का अर्थ है। ठीक है, तो अच्छे स्वर्ण दिनों में आश्रमों की तरह प्रकृति की गोद में शिक्षण संस्थान स्थापित करना। तो जिस तरह पहले के ज़माने में हुआ करता था कि प्रकृति की गोद में आश्रम की स्थापना होती थी, उसी तरह आधुनिक युग में कोई भी नेचुरल प्लेस में जो है शिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है
वो शिक्षित करने की बात कही गई है, लेकिन आपका ऑप्शन है कि शिक्षण संस्थान की स्थापना करने की बात कही जा रही है, जो कि आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है मानव विकास के प्राकृतिक नियमों के अनुसार शिक्षित करना। तो बिल्कुल सही बात है, मानव का जो विकास किया जाना चाहिए उसमें प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। अगला ऑप्शन है प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना और उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया में लागू करना। बिल्कुल सही बात है, प्राकृतिक नियमों का हमें अध्ययन करना चाहिए एंड उन्हें जो है वो शैक्षिक प्रक्रिया में लागू करना चाहिए। तो ये भी आपका एक तरह से सही ऑप्शन माना जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करना होता है एंड आपका बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, नेगेटिव वाला ऑप्शन इस बार आपको सिलेक्ट करना है। लोकतांत्रिक शिक्षा यानी कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में बात कही जा रही है, जहां पे आपका टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों का सक्रिय भागीदारी होगा, दोनों का यहाँ पे डिसीजन मैटर करेगा, दोनों के गरिमा का सम्मान किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, सहिष्णुता को ध्यान में रखा जाएगा, देश के प्रति प्रेम का विकास होता है डेमोक्रेटिक एजुकेशन में। तो आपका 1, 2 एंड 4 सही ऑप्शन है। कभी भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगार के अवसर प्रदान करना नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा एंड खास करके लोकतांत्रिक शिक्षा में आपका रोजगार के अवसर प्रदान करना बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। ठीक है, जब हम लोग विशिष्ट शिक्षा के बारे में बात करेंगे, स्पेशल शिक्षा के बारे में बात करेंगे, तो उसका वहाँ पे टारगेट होता है एंड उसमें हम इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लोकतांत्रिक शिक्षा के बारे में बात कही जा रही है, जो कि आपका ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के लिए केंद्र है, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बात कही जा रही है। हर बच्चे की सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास बिल्कुल किया जाना चाहिए। मानक निर्देश और मूल्यांकन, मानक निर्देश यानी कि स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कही जा रही है एंड अगर आपने टेक वर्ड वाला क्लास देखा होगा तो ये आपका एक नेगेटिव ऑप्शन बन जाता है ड्यू टू स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन या फिर स्टैंडर्ड वर्ड के कारण। ठीक है, बाहरी प्रेरणा और समान मूल्यांकन मानदंड, बाहरी प्रेरणा आपका नेगेटिव वर्ड है, जिस कारण ये आपका नेगेटिव ऑप्शन बन जाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा, कभी भी शिक्षा आपका टेक्स्ट बुक सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, ना ही आपका टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। शिक्षा शब्द जहाँ भी आए वो आपका छात्र केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो 3 ऑप्शन आपका ऐसे ही नेगेटिव को दिखा रहा है, नेगेटिव ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे है समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक। इनमें सही शिक्षा मनोविज्ञान में सभी तरह के बालकों का समावेश यहाँ पे किया जाता है, जिसमें सभी तरह के बालक जो है वो साथ में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट पे आधारित सवाल है एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। तो अगर आपने टीचिंग मेथड वाला क्लास देखा होगा तो आराम से आप कह सकते हैं इस सवाल का जवाब क्या होगा। किसी भी चीज़ को हम लोग, किसी भी विषय वस्तु को जब छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे भागों में बांट के बच्चों तक पहुंचाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो आपका विश्लेषण थ्योरी कह सकते हैं या फिर विश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे विश्लेषण का सिद्धांत है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। आपको 2 मेथड के बारे में बताया गया था, एक संश्लेषण मेथड, एक विश्लेषण यानी कि सिंथेसिस मेथड एंड यहाँ पे एनालिसिस मेथड। तो ये आपका विश्लेषण का सिद्धांत बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे अगर दिया रहता कि छोटे छोटे अंशों को जोड़कर शिक्षण दिया जा रहा है, शिक्षण क्रिया की जा रही है, तो यहाँ पे विश्लेषण ना होकर संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल 25 है। सवाल नंबर, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है
चार्ट, कंप्यूटर, पाठ्य पुस्तक, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है या सबसे बेहतर कह सकते हैं, रोचक और सार्थक, तो आपका श्रव्य दृश्य सामग्री ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एंड ये चीज़ मैंने आपको TLM वाला टॉपिक में बताया था, शिक्षण अधिगम सामग्री वाला टॉपिक में। 26 है आपका, लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों में काम में ध्यान लगाती है। यह जो अंतर है वो कहलाता है सीखने में भेद। देखिए ये चीज़ आपका सीखा नहीं गया है। योग्यता संबंधी भेद, ये आपका योग्यता को इंडिकेट नहीं कर रहा है। रुचि परीक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है आपका लड़के एंड लड़कियों के रुचि के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें जो है वो होती है कि लड़कों को ये सब चीज़ें पसंद है एंड लड़कियों को गुड़िया खेलना आदि चीज़ें जो है वो पसंद होती है। तो वो आपका रुचि परीक्षण यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कुसमायोजित व्यक्तित्व का लक्षण है। समायोजन चैप्टर का ये सवाल पूछा गया है। समायोजन का उल्टा होता है कुसमायोजन। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माल एडजस्टेड पर्सनैलिटी इज, मन व बुद्धि स्थिर होता है। देखिए जब कभी भी मन व बुद्धि स्थिर होगा तो वो एडजस्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा, समायोजन के अंतर्गत आ जाएगा। चूंकि यहाँ पे समायोजन का उल्टा दे रखा है कुसमायोजित व्यक्तित्व, तो मन व बुद्धि अस्थिर होगा। ठीक है, हमेशा व्यक्ति जो है वो परेशान रहेगा, उसका मन व बुद्धि जो है वो यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं होगा। प्रसन्नता आपका समायोजित व्यक्ति में देखने को मिलेगा, विद्वता भी आपका समायोजित व्यक्ति के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कुछ समायोजित पूछा गया है, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28, कक्षाध्यापक का कक्षा में सर्वाधिक वांछनीय व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रजातांत्रिक, कक्षा में उदारवादी, अति नियमित, अहस्तक्षेपीय। तो देखिए ये तो आपका गलत है। इसका कहने का मतलब है कि बच्चे कुछ भी करें, टीचर जो है वहाँ पे उनको सहयोग ना करे या फिर हस्तक्षेप जो है वो नहीं करे, तो ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अति नियमित यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना रहे हैं टीचर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। लिबरल हो तो ये भी आपका नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था शिक्षा का जो प्रोसेस होता है वो डेमोक्रेटिक होता है, लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जिसमें दोनों का सहयोग होना चाहिए, दोनों छात्र और स्टूडेंट जो वो पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए, दोनों एक्टिव रहें। ठीक है, दोनों ज्ञान को कह सकते हैं कि एक्सचेंज करें, आदान प्रदान करें, एंड ऐसे माध्यम से जो है वो ज्ञान वे लोग जो है वो नए नए चीज़ों को सीखें। तो प्रजातांत्रिक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 29, यदि किसी विद्यार्थी को पढ़ाया जा रहा हो एंड उसे जो है वो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, तो अध्यापक को पाठ को दोबारा पढ़ाना चाहिए, अभ्यास के लिए और उदाहरण देना चाहिए। तो अभ्यास तो तब होगा जब वो उस चीज़ को समझ लेगा, बाद में हम लोग उदाहरण देंगे। ट्यूशन के लिए कहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एक टीचर को स्टूडेंट्स को ट्यूशन के लिए कभी भी नहीं कहना चाहिए, पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है दोबारा रिपीट किया जाना चाहिए, पाठ को दोबारा पढ़ाया जाना चाहिए। एंड अगर बार बार बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे टीचर को जो है वो टीचिंग मेथड बदलना चाहिए, कोई नया टीचिंग मेथड अपनाना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोजेक्ट मेथड है या फिर कोई एक्टिविटी बेस्ड मेथड है तो वहाँ पे क्रियाकलाप करके दिखाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है टीचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 है आपका, उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्ययन में तभी आते हैं जब वे, यहाँ पे उच्च बौद्धिक क्षमता वाले की बात कही गई है, जब किसी व्यक्ति के पास उसका जो बौद्धिक क्षमता होगा, ठीक है, दिमाग जो है वो तेज होगा। तो क्या दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं? तो उनके पास जो व्यवसाय का कोई सीमित नहीं है, वो बहुत सारे व्यवसाय कर सकते हैं। जिनके पास दिमाग है वो अपने आइडिया से, क्रिएटिविटी से नए नए चीज़ों को खोज सकते हैं, कोई व्यवसाय कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कम काम करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं? ये तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है एंड वो अध्ययन में आना चाहता है, टीचिंग वाली लाइन में आना चाहता है, तो एक ही बात यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट होगी कि वो जो है वो शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। जॉब के लिए वे लोग आएंगे, ये बात आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक प्रभावी नेता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? केवल कठोर अनुशासन बनाए रखना? बिल्कुल नहीं।
कठोर अनुशासन के बारे जहाँ कहीं भी आपको दिखाई दे, ये आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। केवल अपने फैसले लागू करना, गलत ऑप्शन। लोगों को प्रेरित करना और मार्गदर्शन देना, बिल्कुल सही बात है। एक लीडरशिप का गुण होना चाहिए, एक लीडर का गुण होना चाहिए कि वो लोगों को प्रेरित करे एंड उनका मार्गदर्शन करे, ठीक है। केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान देना, तो ये तो सेल्फिश वाला बात हो गया एंड नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे है आपका नेतृत्व का कौन सा प्रकार नेता को लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखने की सलाह देता है। तो अधिनायकवादी, अथॉरिटेरियन लीडरशिप, लोकतांत्रिक नेतृत्व, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एंड ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप। तो मैंने लीडरशिप वाला भी चैप्टर आपको पढ़ा दिया है एंड इस टाइप का सवाल मैंने वहाँ पे भी आपको कराया था। तो 32 का यहाँ पे राइट जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेता और लोगों की आवश्यकताओं और इच्छाओं को ध्यान में रखने की सलाह देता है, तो यहाँ पे दोनों की भागीदारी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये आपका लोकतांत्रिक हो जाएगा, डेमोक्रेटिक हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रजातांत्रिक लिखा रहता तो दोनों सेम चीज़ होता है, लोकतांत्रिक कह लीजिए या प्रजातांत्रिक, दोनों आपका सही है। 33 बुद्धि का सबसे प्रसिद्ध द्विकारक सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था। बुद्धि वाला चैप्टर का क्लास हो चुका है, नहीं देखा है तो आपने देख लीजिएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट क्लास था जहाँ से बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता था वो सब क्लास मैंने आपको सबसे पहले करवा दिया है, ठीक है। तो स्पीयर मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। तो वृद्धि यानी कि ग्रोथ, जिसका हम लोग केवल शारीरिक माप से इसको समझते हैं। ग्रोथ का मतलब शारीरिक माप एंड ये मात्रात्मक होता है। वजन है, लंबाई है, जिसको हम लोग केवल माप सकते हैं, तो मात्रात्मक होता है। जबकि विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है वृद्धि और विकास एक ही प्रक्रिया है। बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वृद्धि केवल मानसिक होती है जबकि विकास शारीरिक होती है, तो ये तो वैसे ही गलत दे दिया है। विकास शारीरिक होता है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है। ये आपका एक ब्रॉड थिंकिंग होता है, ठीक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। आगे है वृद्धि केवल बचपन में होती है जबकि विकास जीवन भर चलता रहता है। विकास जीवन भर चलता तो रहता है लेकिन वृद्धि केवल बचपन में नहीं होती है, तो ये आपका तो गलत है। तो ओवरऑल कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आईक्यू बुद्धि लब्धि को मापने के लिए सबसे प्रसिद्ध परीक्षण टेस्ट कौन सा है। तो किसने दिया था, अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था एंड इन्हीं के नाम पे एक बिनेट साइमन टेस्ट रखा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बालक का सर्वांगीण विकास किस प्रकार होता है, सीधा और सरल, आकस्मिक और अनिश्चित, क्रमबद्ध और सतत। तो डेवलपमेंट जो होता है वो आपका एक क्रम के अकॉर्डिंग होता है एंड कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा एंड जो विकास है वो आपका जीवन भर चलता रहता है। अगला सवाल है आपका, अध्यापन कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, विद्यालय उसके घर से दूर हो, कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हो, अभिभावकों का सहयोग ना मिले। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा अभिभावकों का सहयोग ना मिले। जब ये चीज़ें होती है, जब यहाँ पे पेरेंट्स का यहाँ पे जो है सहयोग नहीं मिलता है तो अध्यापन कार्य में टीचर को जो है वो यहाँ पे ज़्यादातर परेशानी देखने को मिलती है। बाकी टीचर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि छात्र गरीब है या फिर अमीर है, विद्यालय उसके घर से कितना दूर है, ये सब मैटर करता है लेकिन बहुत कम केस में। ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे है अभिभावकों का सहयोग नहीं मिलना। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सीखकर करने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। टीचिंग मेथड का सवाल है, तो किस मेथड में हम लोग लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। व्याख्यान विधि, बिल्कुल भी यहाँ पे व्याख्यान विधि नहीं होगा। लेक्चर मेथड ये आपका वन वे कम्युनिकेशन है, टीचर आता है लेक्चर यहाँ पे देते हैं। परियोजना विधि ये आपका यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट अपनाता है।
तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। अनुकरण विधि, यहाँ पे तो हम लोग इमिटेशन करते हैं, अनुकरण करते हैं, देख के किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग सही हो जाएगा। अगला सवाल है, बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है? तो बाल्यावस्था में जो बालकों का झुकाव होता है वह अपने दोस्त के समूह में होता है, ठीक है, अपने समूह के बीच में होता है, दोस्तों के समूह के प्रति जो है वो झुकाव ज़्यादातर देखने को मिलता है। लास्ट सवाल है आपका, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है। तो एक टेक्स्ट बुक का क्या उद्देश्य होता है? एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री। तो 40 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्टूडेंट को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री प्रदान करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। देखिए, बच्चों को टेक्स्ट बुक दिया जाता है, तो टेक्स्ट बुक क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उसके सिलेबस में जो जो टॉपिक है वो चीज़ वहाँ पे सब कुछ दिया जा सके। शिक्षकों का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, टेक्स्ट बुक जो होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही। तो आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्लास आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड का थ्योरी का क्लास चल रहा है वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट ना करा दिया जाए। ओके।